हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 मैटर नेचर एंड बिहेवियर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। होमोजेनियस मिक्सचर इज आयरन, ब्रॉन्ज, 24 कैरेट गोल्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पे जो आयरन है वो एलिमेंट है, 24 कैरेट गोल्ड है वो भी एलिमेंट है, सिर्फ गोल्ड की बात हो रही है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ठीक है, 24 कैरेट है मतलब प्योर फॉर्म में है। ऑक्सीजन जो है वो भी एलिमेंट है, लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है टू डिफरेंट मेटल्स का, कॉपर एंड टिन का। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस मिक्सचर इज। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स का जो डेफिनेशन है या जो भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो सब हम लोग लेसन के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो ना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, तो वो क्या होता है, प्योर वाटर जो है वो तो हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं हो सकता। उसके बाद दिया है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये भी हेट्रोजीनस नहीं है, होमोजीनस है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसके भी पार्टिकल्स अच्छे से मिक्सड रहते हैं, मतलब आप कैल्शियम और ऑक्सीजन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें से। लेकिन जो कॉन्क्रीट है उसमें जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं उन सबको आप क्लियरली देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्लियरली देख सकते हैं, विजिबल होता है। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, कॉन्क्रीट। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज। ऑक्सीजन इसमें से क्या है, एलिमेंट है, हेट्रोजीनस कंपाउंड है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, कंपाउंड है या होमोजीनस मिक्सचर है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो एलिमेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एन एलिमेंट। नेक्स्ट है शुगर इज। अब शुगर इनमें से क्या है, तो शुगर एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि शुगर में आपको अगर पता होगा तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर तीनों चीज़ से कंपोज होकर के ये बना है और वो भी सारे सब्सटेंस कैसे हैं तो अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्सड हैं, तब उस केस में शुगर जो है वो क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड है जो कि डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर के बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ कंपाउंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो टिंडल इफेक्ट वो सारे सब्सटेंस शो करते हैं जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि लाइट को क्या करें, रिफ्लेक्ट बैक कर पाएँ। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर के सॉल्यूशन में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो विजिबल भी नहीं है। बेकिंग सोडा एंड वाटर के सॉल्यूशन में भी आपको विजिबिलिटी नहीं दिखेगा बेकिंग सोडा के पार्टिकल्स का। एंड विनेगर जो है वो तो कंपाउंड के फॉर्म में है, तब उस केस में टिंडल इफेक्ट जो है वो स्टार्च सॉल्यूशन ही शो करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से क्या चीज़ प्योर नहीं है, तो आयरन सिर्फ आयरन है, मतलब आयरन अगर केमिकल फार्मूला जैसे इसका सिंबल याद होगा Fe लिखते हैं ना, सिर्फ आयरन है मतलब सिर्फ Fe है वहाँ पे। और उसके अलावा अगर आइस दिया है तो आइस भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मर्क्यूरी दिया है तो ये भी एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जो मिल्क है उसमें डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो मिक्सड रहते हैं, इसलिए मिल्क को हम लोग लेंगे यहाँ पे नॉट प्योर सब्सटेंस जो पूछा है उसमें। तो सिक्स आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, मिल्क। नेक्स्ट है आप चूज द सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर्स। कुछ कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, सब में से सॉल्यूशन क्या है, तो सॉइल जो है वो तो सॉल्यूशन नहीं है। सी वाटर जो है वो सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है एंड वाटर भी होता है, तो सी वाटर जो है वो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एयर, तो हाँ उसमें भी डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर का भी मिक्सचर है वो, इसलिए ये भी हम लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन में। कैसा सॉल्यूशन है, तो गैस गैस सॉल्यूशन है। एंड नेक्स्ट दिया है सोडा वाटर, तो ये गैस एंड वाटर का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट दिया है मिक्सचर ऑफ ग्लू इन वाटर, ये भी सॉल्यूशन है, और मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर ये भी सॉल्यूशन है। तो सी वाटर, एयर, सोडा वाटर, मिक्सचर ऑफ ग्लू इन वाटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर आर सॉल्यूशंस। ये आंसर हो जाएगा आंसर टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। जो भी चीज़ें हैं इनमें आपको एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में इसको सेपरेट करना है। या तो 3 डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं जिसमें हम लोग एक में एलिमेंट, एक में मिक्सचर, एक में कंपाउंड लिखेंगे एंड उसके बाद पॉइंट वाइज यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है आंसर का। दूसरा होगा कि आप उसको इस तरीके से लिख दो जैसा यहाँ पे मैं लिखी हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, जो सबसे फर्स्ट थिंग दिया है लेमोनेड। लेमोनेड क्या है, मिक्सचर है, तो हम लोग उसको मिक्सचर वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट दिया है रॉक, रॉक भी मिक्सचर होता है, उसको भी मिक्सचर में आपको लिखना है। नेक्स्ट है कॉपर, वो एलिमेंट है। डायमंड, वो भी एलिमेंट है। अब यहाँ पे इसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि डायमंड में ना सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है और कुछ भी नहीं, तो इसको भी एलिमेंट में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्ट, तो जो सॉल्ट है वो कंपाउंड है। नियॉन गैस, ये एलिमेंट है। सैलेड, मिक्सचर है। प्योर वाटर, तो वो कंपाउंड है। नेक्स्ट ये है एल्यूमिनियम, वो भी एलिमेंट है। सिल्वर, वो भी एलिमेंट है। सोप जो है वो मिक्सचर होता है।
ब्लड जो है वो भी मिक्सचर होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। और उसके बाद ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंपाउंड है, और सोडियम तो वो भी एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ऑप्शन सबके लास्ट लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है एन एलिमेंट हैज़ डैश टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो किसी भी एलिमेंट में ना सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सेम। नेक्स्ट है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है इन टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन इज द। टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन जो है वो सोल्यूट के फॉर्म में रहता है, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको सोल्यूट बोलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स इन अ डैश कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के हेल्प से फिल्ट्रेशन करके हम लोग सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको सेपरेट कर सकते हैं। कोलोइड को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर सस्पेंशन। नेक्स्ट है पार्टिकल्स इन अ डैश कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। सॉल्यूशन और सस्पेंशन दिया है, तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से अगर देखोगे तो सॉल्यूशन में हम ले सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और सस्पेंशन में ले सकते हैं चॉक वाटर। तो चॉक के पार्टिकल्स जो हैं वो तो कुछ टाइम में विजिबल हो जाएंगे ना, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं और उनका एक फिक्स और कांस्टेंट स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल है आयरन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि किसी भी एक गिवन टेम्परेचर में और ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। एग्जांपल जब हम लोग NaCl और वाटर का रूम टेम्परेचर पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं, मतलब जब तक वाटर में NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है तब तक उसको डिज़ोल्व करें, लेकिन टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कोलॉइड। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर एक कोलॉइड वो होता है जहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े साइज़ के होते हैं कि वो हम लोग को नेकेड आइज से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं करता है, मतलब उसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के साथ में जा कर के मिक्स हो जाते हैं इस तरीके से कि वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में, और उसको हम लोग अपने नेकेड आइज से क्लियरली देख सकते हैं। एग्जाम्पल में चॉक वाटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ही आप कोलॉइड और सस्पेंशन का डिफरेंस भी देख सकते हो। यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में वो इनसॉल्यूबल हैं सॉल्वेंट में, और वहीं यहाँ के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूबल होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, थ्रू एन एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज अ सोल्यूशन। यानी कि कोई भी एक एक्टिविटी से आपको ये चीज़ बताना है कि जब हम लोग वाटर एंड शुगर को साथ में डिजॉल्व करते हैं तो एक सोल्यूशन फॉर्म होता है। अब उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे जिसको कि वाटर से फिल कर देंगे, और उसके बाद उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद उसको स्टर करेंगे उस सोल्यूशन को स्पून के हेल्प से। आफ्टर स्टरिंग ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वहाँ पे, और जो टेस्ट है वाटर का वो भी स्वीट हो चुका है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गया वाटर में और ये एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया है, जहाँ पे जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो सोल्यूट के फॉर्म में वर्क किए और जो वाटर है वो सॉल्वेंट के फॉर्म में वर्क किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, एक्सप्लेन थ्रू एन एक्टिविटी। यानी कि जब हम लोग लिक्विड में कोई भी सॉलिड के पार्टिकल्स डिज़ोल्व करते हैं तो टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है उसके सॉल्युबिलिटी पे। अब एक एक्टिविटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे ये स्टेट करोगे कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी कि जो सॉलिड होता है उसका सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में, ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सॉलिड एंड लिक्विड की बात हो रही है। जब सॉलिड को हम लोग को लिक्विड में डिसॉल्व करना है उस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होते जाएगा। अब इसको एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर, नाउ ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इन इट, stir the solution with a spoon. You will observe that sugar dissolved in water. Now add 1 more tablespoon of sugar. Continue the process till the sugar stops dissolving. Now keep the solution over a burner. You will notice that now you are able to dissolve more sugar in water.
दिस सिंपली मीन्स कि ये जो एक्टिविटी है वो इस चीज़ को प्रूव किया कि जब हम लोग उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल केस में जब हम लोग उसमें डिज़ोल्व किए तो जब तक प्रोसेस डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो जब तक कंटिन्यू हो रहा था तब तक हम लोग शुगर उसमें डालते गए, और जब डिज़ोल्व होना बंद हो गया उसके बाद हम लोग उसको बर्नर पे रखे थे, एंड बर्नर पे रखने के बाद में और ज़्यादा शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें डिज़ोल्व हो पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। तीनों का डिफरेंस लिखना है। तो 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक सॉल्यूशन का, एक कोलोइड का और एक सस्पेंशन का। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, कोलोइड जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते हैं, वहीं पे कोलोइड के पार्टिकल्स जो हैं वो भी नेकेड आइज से विजिबल नहीं है, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो सारे विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है, सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, कोलोइड भी स्टेबल होता है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि अगर उसको कुछ देर रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो सॉल्यूशन है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, और उसके बाद जो कोलोइड है वो स्कैटर करता है, और जो सस्पेंशन है वो भी स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को। जो शुगर है उसके एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन है उसके एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, कोलोइड के एग्जाम्पल में इंक ले सकते हैं, एंड सस्पेंशन के एग्जाम्पल में चॉक वाटर ले सकते हैं। ये हो गया इनका डिफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो होमोजीनस मिक्सचर वो है जिनका की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, वहीं हेट्रोजीनस मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद होमोजीनस मिक्सचर जो है उनमें कोई भी विजिबल बाउंड्री जो है वो नज़र नहीं आता है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, वहीं हेट्रोजीनस मिक्सचर में एक विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट रहता है। होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल में शुगर एंड वाटर ले सकते हैं, और हेट्रोजीनस में शुगर एंड सैंड का ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सीमा टुक 3 solids A, B and C and made their saturated solution in 100 ग्राम of water at different temperatures। 3 डिफरेंट सॉल्यूट्स लिए हैं, सॉलिड लिए हैं, मतलब 3 डिफरेंट है, A, B और C उनको मार्क कर दिए हैं और उनका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हैं वाटर के साथ। वाटर का क्वांटिटी दिया है 100 ग्राम। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, लाइक दिख रहा है यहाँ पे 293 केल्विन पे, 313 केल्विन पे, 333 केल्विन पे और 353 केल्विन पे। जो अमाउंट है ए, बी और सी का जितना यूज़ हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में गिवन टेम्परेचर पे, वो सारा इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे ए का 35 ग्राम हम लोग को लग रहा है, सॉल्यूट जो है ए ना वो 35 ग्राम हम लोग डिज़ोल्व कर पा रहे हैं 100 ग्राम वाटर में एट 293 केल्विन टेम्परेचर। वहीं पे टेम्परेचर अगर 313 कर दे रहे हैं तो 35 की जगह 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाने से 1 ग्राम और डिज़ोल्व कर पा रहे हैं, फिर और बढ़ाएं तो 1 ग्राम और डिज़ोल्व कर पा रहे हैं। इस टाइप से ये टेबल बना हुआ है। अभी इस टेबल के बेसिस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ए बी सी नीडेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 293 केल्विन। यानी कि 293 केल्विन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ए और बी और सी कितना ज़रूरत है और इससे क्या कंक्लूड हो पा रहा है। तो देखो 293 केल्विन पे इतना हम लोग को रिक्वायर्ड है, ठीक है। ए जो है 35 ग्राम, बी 32 ग्राम और सी 34 ग्राम। सो द अमाउंट ऑफ ए बी सी नीडेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 293 केल्विन आर 35 ग्राम, 32 ग्राम एंड 34 ग्राम रिस्पेक्टिवली, क्योंकि ए के लिए हो जाएगा 35, बी के लिए हो जाएगा 32 और सी के लिए हो जाएगा 34 रिस्पेक्टिवली लिख देने से। इसके बाद दिया है कि इससे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, तो इससे ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि जो ए का सॉल्युबिलिटी है वो बी और सी के कंपैरिजन में ज़्यादा है एट 293 केल्विन टेम्परेचर। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ए का है क्योंकि ए 35 ग्राम डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद सी का है क्योंकि वो 34 ग्राम डिज़ोल्व हुआ, एंड उससे कम बी का है क्योंकि वो 32 ग्राम ही डिज़ोल्व हो पाया है। नेक्स्ट दिया है फिर अब, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स ए, बी एंड सी नीडेड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। यानी कि 313 केल्विन पे 500 ग्राम वाटर में अगर हम लोग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। देखो पहले हम लोग कितना बनाए हैं, तो 313 केल्विन पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हैं वाटर के साथ, लेकिन 500 ग्राम वाटर यूज़ नहीं किए हैं हम लोग, 100 ग्राम वाटर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन 313 केल्विन पे जब बना है तो कितना कितना अमाउंट लगा है, यहाँ टेबल से देखेंगे 32 ग्राम लगा है ए का, 62 ग्राम लगा है बी का और 40 ग्राम्स लगे हैं हम लोग को सी के। अभी ये तीनों हम लोग को नॉर्मल वैल्यू मिला है जब हम लोग 100 ग्राम में बनाए हैं। अब बनाना है 500 ग्राम में। सिंपली क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम के लिए ये तीनों वैल्यू है, तो 500 ग्राम की क्या होगा, इस 100 ग्राम को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ग्राम आ जाता है। तो इन सारे वैल्यूज़ को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए मतलब 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम लग रहा है ए का, तो वैसे ही
500 ग्राम वाटर में 36 इंटू 5 लगेगा यानी कि 150 ग्राम। 62 लग रहा था बी का, तो 62 इंटू 5 लगेगा यानी कि 310 ग्राम। और 40 ग्राम्स लग रहा था सी का, तो 40 इंटू 5 यानी कि 200 ग्राम्स। इसके अलावा अगर आप फार्मूला से अप्लाई करना चाहेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे ए के लिए हम लोग लेंगे तो ए के लिए आपका गिवन वैल्यू कितना है यहाँ पे, जस्ट देखें ए के लिए 36 ग्राम है तो 36 लिखेंगे ऊपर। नीचे में जितने हम लोग ये यूज़ किए थे वाटर, तो वाटर हम लोग उस समय यूज़ किए 100 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद अब जितना यूज़ करना है उससे हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका क्या रीज़न निकल रहा है कि जो गिवन वैल्यू है जो हम लोग को पता है वो हम लोग लिख दिए, उसके बाद 100 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ना कि पर ग्राम कितना लग रहा है, तो उस हिसाब से पर ग्राम का वैल्यू निकला। फिर उसको जब हम लोग 500 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 500 ग्राम के लिए करना है तो वैल्यू निकलेगा। ओवरऑल आपका ये जीरो तो कट ही होने वाला है और 36 इंटू 5 ही करना है, इसलिए डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, जो कि लॉजिक से भी है। 100 ग्राम का 500 ग्राम हो रहा है, 100 ग्राम का 500 ग्राम हो रहा है, तो वैसे ही 36 का 36 इंटू 5 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है फाइंड द कंसंट्रेशन इन मास परसेंटेज ऑफ ए एंड सी एट 353 केल्विन। अब 353 केल्विन पे ना ए जो है वो 38 ग्राम यूज़ हो रहा है और सी 54 ग्राम। ये टेबल में से ही मैं लेकर के आई वैल्यू, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे 353 केल्विन की बात हो रही है। 353 केल्विन में ए 38 ग्राम्स और सी 54 ग्राम्स यूज़ हो रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 38 और 54 ग्राम्स। अब आपको निकालना है क्या, कंसंट्रेशन इन मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 353 केल्विन पे ए 38 ग्राम्स यूज़ हो रहा है और सोल्यूशन कितना है तो 100 ग्राम का है, तो क्या निकलेगा आपका कंसंट्रेशन कितना निकलेगा 38। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना सोल्यूट का, तो 38 मास ऑफ सोल्यूशन मतलब डिवाइडेड बाई 100, ये 38 और 100 इंटू 100, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 38%। सेम वैसे ही 54 ग्राम के लिए तो 54 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो 54%। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है सॉल्यूशन इस पूरे लेसन का। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।